जीवन छोटा है और उसमें व्याप्त खुशियां अनंत है। लोक संगीत ऐसा ही है जिसमें जीवन को एक प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, बांट सकते हैं। संवाद दूरदर्शन का ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें सदा हम ये प्रयास करते हैं कि कलाओं के उस सत्य से हम आप सबको साक्षात कराएं जिसमें जीवन गाता है, जिसमें जीवन उत्सव धर्मिता का नाद करता है। यह प्रयास भी हमारा निरंतर रहता है कि लुप्त प्राय जो कलाएं हुई है उनके लिए जो कलाकार निरंतर कार्य कर रहे हैं उनको भी हम सामने लाएं और उनके जरिए कलाओं से जुड़ा जो हमारा आकाश है उससे हर व्यक्ति को साक्षात कराया जाए। आज एक विशेष व्यक्तित्व हमारे साथ में है और वह व्यक्तित्व इस रूप में खास है कि उन्होंने राजस्थान की लोक कलाओं को, राजस्थान के लोक संगीत को, लोक नृत्य को 7 समंदर पार विदेशों में भी निरंतर परवान चढ़ाया है। जी हाँ, हम बात करें रईस भारती की। रईस भारती मूलतः राजस्थान के हैं, लेकिन पिछले 2 दशक से जो है वह पेरिस में निवास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान उनसे छूटा नहीं है, निरंतर राजस्थान आते भी रहते हैं वो। और उनका व्यक्तित्व इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राजस्थान का लोक संगीत, लोक नृत्य, नाट्य, तमाम जो राजस्थान की कलाएं हैं उनको वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य किया है। बहुत सारे लोक कलाकार जो यहाँ के हैं उनको कैसे विदेशों में भी जो स्थान मिले, कैसे उनकी प्रस्तुतियाँ विश्व भर में हो, इसके लिए सतत वो प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने एक संगीत नृत्य नाट्य समूह भी अपना बनाया है जिसके जरिए उनकी प्रस्तुतियाँ निरंतर विश्व भर में होती रही है। 115 देशों में आपने लोक संगीत, राजस्थान के लोक संगीत की प्रस्तुतियाँ की है। और बल्कि मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि सांस्कृतिक राजदूत के रूप में राजस्थान के उन्होंने निरंतर कार्य किया। रईस भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के इस कार्यक्रम में। रईस जी, मैं आपसे बात करूं उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान के आप जाए जन्म हैं और राजस्थान का लोक संगीत अभी भी आप विदेशों में जीवंत किए हुए हैं। किस तरह से सफ़र शुरू हुआ आपका और किस तरह से आपको लगा कि राजस्थान की बजाय विदेशों में जो है अपने को कलाकारों को, राजस्थान की कला को प्रस्तुत की जानी चाहिए? नमस्कार व्यास जी, मेरा जन्म जयपुर में हुआ है और एक संगीतकार परिवार में हुआ है और हमारे परिवार में करीब 7 पीढ़ियों से गाना बजाना होता आ रहा है। और संगीत परिवार में जन्म होना मेरे लिए एक भगवान का आशीर्वाद है। और मैंने संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी जो तबला वादक हैं, उस्ताद रसूल खां साहब और मेरे परदादा उस्ताद कलन खां साहब, ये करीब 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार में संगीत चल रहा है। खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक संगीत परिवार में जन्म होना, संगीत सीखना, बचपन से यहाँ बड़ा होना, मैंने जो देखा कि मेरे पिताजी जो जागरण में कार्यक्रम देते थे, टेलीविज़न में देते थे और जो विवाह समारोह होते थे वहाँ उस टाइम कार्यक्रम दिया करते थे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक संगीत परिवार में जन्म होना और हमारे परिवार में हम 5 भाई हैं और एक छोटी बहन है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और कला और संगीत के जरिए एक संगीत व्यापन करना अपने राजस्थान भारत में थोड़ा मुश्किल होता है और हमारे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। क्या होता था, संगीत तो हमारे परिवार में था और गाना बजाना था, तो ये पीड़ा हमेशा सताती थी अंदर से कि जब मैं छोटा था तो सुबह सब्जी बन जाती थी, शाम को नहीं बन पाती थी। और जयपुर में एक कॉलोनी है मदीना मस्जिद नाहरी का नाका, वहाँ मदीना मस्जिद नाहरी के नाका में एक टीनों का मकान था। उस टीनों के मकान में एक कमरा था, उस कमरे में मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे 5 भाई, एक बहन और मेरे माताजी पिताजी, हम सब साथ रहा करते थे। और जब बारिश होती थी तो पानी आता था और वहाँ खड्डे हो जाया करते थे उस समय, और कई बार बोरिंग से पानी लेके जाना पड़ता था, तो ना पानी था, बिजली की भी समस्या थी। तो इन सभी समस्याओं में मैं बड़ा हुआ, लेकिन संगीत जो सीखा, परिवार संस्कार जो सीखा उसके साथ। और ख़ासकर जब मेरे पिताजी हमें संगीत सिखाते थे तो हमेशा अच्छे संस्कार देते थे। और मेरे पिताजी ने जो आशीर्वाद मेरे पिताजी और माताजी का रहा, मेरे पिताजी एक तबला वादक हैं, उन्होंने एक स्कॉलरशिप जीती थी राजस्थान में तबला कंपटीशन में। जब उन्होंने स्कॉलरशिप जीती तो उस टाइम 3,500 रुपये जीते थे। 3,500 रुपये से
मेरे पिताजी ने मुझे जयपुर में टैगोर पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया और उस एडमिशन से मुझे शिक्षा मिली और एक उन्होंने जो प्रयास किया वो उस पैसे को खर्च भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के लिए इस पैसे का यूज़ किया। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 12वीं तक की है जी। पर आप बहुत सारी भाषाएं भी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, जापानी भी जानते हैं। जी हाँ, मैं फ्रेंच बोलता हूँ और इटालियन बोलता हूँ और अंग्रेजी भी बोलता हूँ। जी। तो कैसे आपको लगा कि इन भाषाओं को भी जानना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर गए तो बड़ा कठिन भी लगा होगा, क्योंकि भाषा सीखना आसान नहीं होता है। जी, खासकर देखिए कि जब मैं जयपुर में था तो हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया अभी कि शाम की सब्जी का भी भरोसा नहीं था, तो एक फ्रांसीसी स्टूडेंट मेरे पिताजी से तबला सीखने आया था जयपुर। तो मैंने उसको देखा तबला बजा रहा था, तो मैंने कहा मैं भी एक दिन बाहर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बुला सकते हैं? क्योंकि मेरे पीड़ा हमेशा खाती थी अंदर कि मैं एक दिन बाहर जाऊँ, कुछ मेरे परिवार के लिए कुछ करूँ, मेरे पिताजी का सहारा बनूँ, जैसे कि मैं बड़ा बेटा था, मेरे माताजी का सहारा बनूँ। तो उस समय बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैं उस कॉलोनी मदीना में रहता था तो कुछ लोग मुझे बहुत प्रेम करते थे और बहुत आशीर्वाद देते थे, क्योंकि मैं पढ़ता था, अच्छा स्टूडेंट था। तो उस फ्रेंच जो था उसने मुझे आमंत्रित पत्र, जो निमंत्रण पत्र होता है वो भेज दिया था, लेकिन पैसे नहीं थे टिकट के, कहाँ से करते। तो मुझे 15 रुपये सैकड़े पर ब्याज पर पैसे लेकर मैंने पहली यात्रा विदेश के लिए करी थी। वो थी जयपुर से दिल्ली, और दिल्ली जब मैं गया वीज़ा के लिए, आप देखिए कि जब आपके पास पैसे जब वीज़े के लिए जो एम्बेसी जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास क्या बैंक बैलेंस है, आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आप कितना टैक्स देते हैं, ये सब कहाँ था हमारे पास। लेकिन जब मैं गया, एम्बेसी के कॉन्सुलर उस दिन थे, तो मेरा ये बड़ा ही लकी दिन था। तो उन्होंने पूछा कि आप संगीतकार हैं? मैंने कहा हाँ। क्या करते हैं आप, प्रूफ कर सकते हैं? तो ना तो मेरे पास तबला था। तो उस समय मैंने कहा ऐसा कहते ही जब मैं तबले के बोल पड़े तो वो फ्रेंच काउंसलर हंसा और उसने कहा कि इनको वीज़ा दिया जाए। इस तरह से मुझे 3 महीने का पहला वीज़ा मिला। ये बड़ी खूबसूरत सी बात आपने कही कि किस तरह से जो है आपकी एंट्री जो है एक प्रकार से विदेश जाने के लिए आपकी हुई। और मुझे लगता है कि एक दृष्टि होती है और दृष्टि के जरिए व्यक्ति जो है आकाश को छू सकता है, आसमान को छू सकता है। और इस बात से एक खास बात और भी है कि अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन अपनों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आपने ये भी हो सकता था कि अपना खुद का मुकाम बनाया होता, लेकिन आपने राजस्थान के बहुत सारे लोक गायकों को, लोक नर्तकों को और वादकों को जो खास तौर से आपने एक प्रकार से लॉन्च करने का काम भी किया कि एक आपने समूह बनाया इस तरह का, जिसके जरिए विदेशों में प्रस्तुति दी जाए। राजस्थानी लोक संगीत की बात करूँ खास तौर से, जो मैंने आपकी प्रस्तुतियाँ देखी है खास तौर से, उनमें जो पारंपरिक जो गान है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि राजस्थान जो है अपने यहाँ पे लोक कलाकारों की घराना एक प्रकार से यहाँ रहा है, और लोक कलाकारों घराने इस रूप में रहे कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपनी कला को सहेजा है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जो लोक का जो परिदृश्य था उस समय, उसको किस तरह से विदेशों में स्थापित किया जाए, क्योंकि कार्यक्रम मिलना आसान नहीं होता विदेशों में जो है जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपको लगा कि एक समूह बने ऐसा, और उस समूह के बाद में यह भी कि उनको निरंतर काम मिलता रहे, ये थोड़ा सा आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से ये शुरुआत हुई आपकी? जी, खासकर जब मैं फ्रांस पहुंचा पहली बार, जब ये कब की बात है? ये है 2000 की जी। 2000 में जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से पेरिस, और पेरिस के बाद फ्रांस में कोर्सिका आइलैंड है जहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का जहाँ जन्म हुआ था, उस शहर में मेरा जाना हुआ पहली बार। और मैं जब गया था वहाँ पर तो सिर्फ एक तबला था, कुर्ता पजामा था, और मेरे पिताजी का आशीर्वाद, भारत माता का आशीर्वाद, और जो संस्कार मुझे मिले थे, जो कला विरासत में, उसको लेकर मैं वहाँ पहुँचा था। बस एक बीच में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको मैं एक प्रकार से रोक भी रहा हूँ कि लोक जो वाद्य होते हैं उसमें तबले का खास स्थान नहीं होता, ढोलक और दूसरी चीज़ें होती है, तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता कि तबले के साथ आप बाहर पहुँचे लोक कला को लेकर? जी, खासकर देखिए, पहली बात तो मैं एक लोक कलाकारों के परिवार में जन्म हुआ, और जो तबला जो हम बजाते हैं शास्त्रीय संगीत का एक जगह है, लेकिन जो लोक कला के जो तबला बजाते हैं हम खैरवा दादरा बजाते हैं, और खैरवा दादरा जो होता है वो रिदम जो है लोक कला में ही होता है। तो खासकर आप देखिए जो भी रिदम बनता है, माड़ गाते हैं, ये राजस्थानी लोक गायन होता है, तो खैरवे में जो बजाते हैं ढोलक और तबले का जो मिश्रण होता है, हम एक सुर
और एक ताल मिला के मेल जुल करके हम करते हैं, वो बड़ा सुंदर लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रयोग आपके पिताजी ने किए थे पहले? मेरे पिताजी मेन क्लासिकल तबला प्लेयर थे और मेरे पिताजी लोक कलाकार भी थे जो तबला बजाते थे, जैसे अपने जितने भी राजस्थानी तो ये एक मारवाड़ी। संयोग कह सकते हैं कि शास्त्रीय के साथ लोक का जी। एक प्रकार से उजास भी होता रहा है साथ साथ। जी 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 जी। और तबला मेरे पिताजी जैसे लोक गायन थे यहाँ पर, मारवाड़ी गाने जो बन्ना टेसन टेसन रेडियो लगा दे जी, और बेगा घरा आओ बालम, या हिचकी है, और केसरिया बालम आओ न पधारो हमारा देश, जो गाने जो हमारे राजस्थानी, उनमें तबला और ढोलक का और करताल का इनका मिश्रण होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत महत्वपूर्ण आपने कही कि किस तरह से राजस्थान के जो लोक गीत जो हैं वो जीवंत रूप में जो है लोगों के सामने आते हैं। और महात्मा गांधी खास तौर से मुझे याद आते हैं। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी लोक संगीत के बारे में कि लोक संगीत में नदियाँ गाती है, पर्वत गाते हैं, ऋतुएं गाती है, फसलें गाती है जी, और जीवन एक प्रकार से गाता है। क्या बात। और मुझे लगता है कि लोक संगीत की यही खास बात होती है कि वहाँ जो कुछ सामाजिक जीवन होता है, लोक संगीत उसका सांस्कृतिक एक प्रकार से इतिहास होता है और कंठ दर कंठ लोगों ने उसको सहेजा है। ठीक वैसे ही जैसे वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेदों को ईश्वर ने लिखा था, ये शायद इसलिए कहा जाता है कि तब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे लिपि का आविष्कार हुआ वेद लिख लिए गए, ऐसे ही कंठ दर कंठ लोक संगीत को सब ने अपने तरह से सहेजा है। रईस भारती के लोक संगीत की खास बात यह भी है कि उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को पाश्चात्य लोक संगीत से मिलाते हुए बहुत सारे प्रयोग किए हैं। इस तरह के जो प्रयोग आपने किए हैं कि यूरोपीय जो संगीत जो है जी, यूरोपीय खासतौर से लोक संगीत जो यूरोप का है, और राजस्थान के लोक संगीत में एक पधारो हमारे देश की संस्कृति को उजागर करता आपका बड़ा लोकप्रिय रहा है, जिसकी बहुत सारी प्रस्तुति है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जी, खासकर देखिए वहाँ जाकर वहाँ के लोक संगीत को सुना जी, जो पाश्चात्यकालीन जो संगीत है, रॉक है, पॉप संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक वहाँ का है, उनको सुना, उनको सुनकर लगा कि हम किस तरह से हमारा जो लोक संगीत है राजस्थान को, उसका समावेश किया जाए जी। उनको सुनने के बाद हमने, जैसे हमारा केसरिया बालम आओ न पधारो हमारा देश है, तो मांड में है, तो ये दादरी में भी गाते हैं, 6 मात्रा में भी, और खैरवे में भी गाते हैं। तो खैरवे में क्या होता है, थोड़ा इजी रहता है, ताकि जो बड़ी ऑडियंस होती है, जैसे 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, वो एक एंजॉय करने के लिए आते हैं, ताकि सरल रूप से ये संगीत हम लार्ज ऑडियंस के लिए पहुंचा सकें। तो जो रॉक संगीतकार हैं, तो वो बजाते उनके सुर और उनके रिदम को लेकर, और खैरवे के रिदम को लेकर, केसरिया बालम जब रॉक स्टार, जब फ्रांस का मैथ्यू शैडिड है या रोलिंग स्टोन से जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, वो जब रॉक स्टार राजस्थानी संगीत को जब साथ करते हैं समावेश, और साथ हमने मिलके जब किया तो लाखों लोगों के लिए किया, तो और लोगों ने उसे और जाना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो टेस्ट है ना, राजस्थानी संगीत तो हमारा इतना रिच है, जहाँ इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, जहाँ डालते हैं वही रंग ले लेते हैं। लेकिन आपका जो मैंने देखा है कि वो जो बहुत सारे स्क्रीन पे जब देखते हैं उसमें कि वहाँ एक अलग तरह की रिदम उभर कर सामने आती है कि बेगा आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भाव उसमें है, थोड़ा सा उसका बता दें आपको, सुना के भी थोड़ा सा। जी, हमारा एक गाना रिलीज है ग्रुप का, दूध का, उसमें बेगा घरा आओ बालम थाने, जो ये जब हम विदेश में जब रहते हैं, सब कलाकार 6 से 7 महीने हम विदेश दौरे पे रहते हैं, तो हमारा जो मन है ना, हम विदेश में कार्यक्रम करने के लिए ज़रूर जाते हैं, लेकिन हमारे मन और आत्मा, हमारा परिवार, हमारा देश है राजस्थान, तो वहीं बसता है। तो इस गाने का उस टाइम मेरे छोटे ब्रदर हैं अमृत हुसैन जी, उन्होंने इसको लिखा, और उस गाने का नाम बेगा घरा आओ बालम थाने और था बिना सुनो आंगणियों। तो ये पूरा एक गाना लिखा गया, और राजस्थान को याद करते हुए और अपने परिवार को याद करते हुए। अच्छा, आपके यहाँ पे महाराजा नाम से भी आपने एक अलग संगीत समूह आपने बनाया, जिसके जरिए जो है जो अपने रजवाड़ी जो गीत जो होते हैं, राजस्थान के जो रजवाड़ी गीत है, जो पारंपरिक घूमर जिस तरह का जो गीत है, उसके भी प्रसार का बहुत सारा काम है, क्योंकि लोक संगीत के साथ लोक नृत्य की बहुत सारी प्रस्तुति हुई। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि 700 से अधिक कलाकारों को आपने जो है, राजस्थान के कलाकारों को विदेश के देशों की सैर कराई है, बल्कि सैर क्या उनकी प्रस्तुतियाँ कराई है। जी, खासकर देखिए क्या होता है कि जब हम राजस्थान से यहाँ जाते हैं, तो जो कलाएं लुप्त हो रही है, खासकर जो लोक वाद्य है और जो
कलाकार छोटे छोटे गांव में रहते हैं, जैसे मिलकपर है, जैसे जो कलाकार सीकर में हैं, जो कलाकार धोद गांव में हैं, बाड़मेर में हैं, जैसलमेर में हैं, सेकावाटी, उन कलाकारों को एक ऑडिशन करता हूं हर साल जी। और उन कलाकारों को अवसर देते हैं जो कभी बम्बई कलकत्ता भी नहीं गए हैं। उन कलाकारों के साथ जोड़कर उनको सुनना, एक तैयार करना और एक शो तैयार करना इंटरनेशनली, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर कार्यक्रम दे सके, उनका रियाज करना, प्रैक्टिस करवाना साथ, और एक तैयारी करना उस कार्यक्रम की। उसमें जैसे हमारे पुराने गाने हैं, नवल बना, ये राजा महाराजाओं का गाना है कि राजा महाराजाओं के टाइम किस तरह से हम नवल बना का जो गाना गाते थे उनके बारे में दर्शाया जाता था। छोटे से होते नवल बना जी 7 बरस रहा हो गया था ना, 5 बरस का हो गया थे, तो आजियो बना, नवल बना। हाँ, तो नवल बना जब होता है तो दूध पता सा पिलाते हैं उनको, फिर वो काड़ो कोट सिलवावा, बाकले सोना का बटन लगावा, तो सारों राजा महाराजाओं का जो था, तो हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं के लिए कार्यक्रम देते थे और उनके जो पुराने किस्से थे उनको याद करते थे, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे हमारे राजा महाराजा जंग में जाते थे उस टाइम जो गाने होते थे वीरता के। तो एक बात बताइए कि आप अभी बात कर रहे थे कि इस तरह से गांव से जो है बहुत सारे कलाकारों को ढूंढते हैं आप, क्या कोई चयन का विशेष मापदंड रहता है कि इस बार जैसे हम लोग साल भर के लिए जो प्रस्तुतियां कर रहे हैं उसमें इस तरह के कलाकारों को हम सम्मिलित करेंगे जिन्होंने कुछ खास तरह से अपनी प्रस्तुतियां दी है, क्योंकि बड़ा दुरूह काम भी होता है कि गांव-गांव जाके कलाकारों को ढूंढना, क्या चयन का मापदंड रहता है आपका? जी, हर साल क्या होता है कि मेन जो था कि एक तो लोकवाद्य, लोक नृत्य, कलाकार अच्छे हों, सुरमे हों। कैसे पता लगे ये बात? वो देखिए, एक कलाकार होना जरूरी है उसके लिए, और जो हम सुनते हैं, ऑडिशन करते हैं और उनको सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है। और हर साल क्या करता हूँ कि मैं जब राजस्थान आता हूँ दिसंबर से जनवरी, 2 महीने मेरे हर साल राजस्थान को ही देता हूँ और यहाँ आकर कलाकारों के साथ रहते हैं, सुनते हैं। और मेरे को लगता है कि इस साल जैसे राजा महाराजों के जो गाने चलते थे पुराने, तो इस साल हम जो थीम लेके चलेंगे, राजा महाराजों के जो पुराने लुप्त गाने हो रहे हैं, जो आज से 200 साल पुराने हैं, 300 साल पुराने, जो हमारे दादाजी के टाइम सोने थे, परदादाजी के टाइम जो चलते थे, काड़ो जी काड़ो कई करो सहेलियां, काड़ा जा राणा दे रहा केस, जी 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 जी, इस तरह के जो गाने हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, तैयार करते हैं और उसको जीवंत रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं उसको याद करें, उनका भी इंटरेस्ट जगे। क्योंकि आप देखिए आज पाश्चात्यकालीन संगीत को आप देखिए, रॉक, पॉप और बॉलीवुड, इनमें ज़्यादा जो नई जनरेशन विश्वास उसमें करती है क्योंकि डांस कर सकते हैं, लेकिन जो लोक कलाएं हैं और लोक गायन वो लुप्त हो रहे हैं। तो जैसे जो प्रयास मैं करता हूँ उससे उनको लगन होती है और वो चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं और हम भी विदेश जाएंगे और कार्यक्रम देंगे। रईस भारती जी, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, जो दर्शक नए जुड़े उनको बता देता हूँ मैं आपको कि हम लोग रईस भारती से रूबरू हो रहे हैं। और रईस भारती से इसलिए रूबरू हो रहे हैं कि उन्होंने राजस्थान के लोक संगीत को विश्व के देशों तक पहुंचाया है। खास बात यह भी है उनकी कि उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को पाश्चात्य संगीत से मेल कराते हुए बहुत सारे नए प्रयोग भी किए हैं। संगीत समूह, नृत्य समूह इनका बना है और इसके साथ साथ निरंतर राजस्थान के सुदूर गांवों से कलाकारों का चयन कर उनको विदेशों में प्रस्तुतियाँ कराते हैं। रईस भारती जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि हम लोग कलाकारों का आप चयन करते हैं, कोरियोग्राफी बड़ा मुश्किल काम होता है जी, क्योंकि अलग अलग जो लोग प्रस्तुतियाँ करवाते हैं आपसे, उनकी एक खास डिमांड होती है कि इस तरह की कुछ प्रस्तुति होनी चाहिए। तो ये जो कोरियोग्राफी आप तय करते हैं कि किस तरह से समूह को जो है तैयार किया जाए कि एक बड़ी ऑडियंस जो है वो आपसे प्रभावित हो जाए और आगे भी आपको प्रोग्राम मिलते रहे, तो ये जो कोरियोग्राफी काम आप खुद करते हैं या आपके साथ और भी जो लोग वो भी करते हैं? जी, पूरा म्यूज़िक का डायरेक्शन, आर्टिस्टिक डायरेक्शन और डांस का जो डायरेक्शन सब मेरा होता है। कलाकार जो होते हैं, एक जो कलाकार राजस्थान के लोक कलाकार, जो कच्चा जो है, जो ओरिजिनल रफ है, उसको लेकर फिर हम तैयारी करते हैं। उसके लिए खासकर हमें पूरा वो जो गाना होता है, पारंपरिक गाना है और नृत्य, उसको लेकर उसके हिसाब से एडेप्ट कर और हमारे रिदम बनाते हैं। रिदम सेक्शंस होते हैं, ताल है और सुर है, उन सबको मिलाकर हम बहुत रियाज करते कोई हैं। ऐसा अनुभव जिसमें कि दर्शक जो है बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए हैं और आपका जो निर्धारित समय था उससे ज़्यादा आपको पेश करनी पड़ी प्रस्तुतियाँ जो है? जी, 2018 में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम, ये इटाली में एक फेस्टिवल होता है, नोते della Tranta। देखिए, फ्रेंच शब्द आपने इस्तेमाल किया अभी। नोते della Tranta इटालियन शब्द, इटालियन शब्द जी। और नोते della Tranta बहुत बड़ा फेस्टिवल है। वहाँ पर क्या अर्थ होता है इसका? नोट ऑफ त्रांता, नोते della Tranta मीन्स होता है कि ये जो नोट है, त्रांता एक म्यूजिक है इटालियन में,
उस पर ये फेस्टिवल है, फोक फेस्टिवल है और रॉक पॉप फेस्टिवल है। तो वहाँ क्या हुआ व्यास जी की ये 2 लाख लोग होते हैं। क्या होता है, पारंपरिक संगीत होता है, हमारे जो कलाकार होते हैं राजस्थान से वो अधिकतर बजाते हैं कि 200 300 400 लोगों के लिए बजा सकते हैं, लेकिन 2 लाख लोगों के लिए कार्यक्रम देने का मतलब होता है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिक होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए रॉक संगीत वाले होते हैं, पॉप, उनके पास गिटार होता है, ड्रमर होते हैं या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे पास तो वो नहीं है, हमारे पास तो पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन वहाँ के जो रॉक स्टार थे इंग्लैंड के मिक जैगर जो रोलिंग स्टोन्स है, उन्होंने एक बार हमारा कार्यक्रम देखा था, उन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए जो इनका धोत ग्रुप है ये राजस्थान के रॉक स्टार ही हैं। तो जब हमने कार्यक्रम वहाँ दिया तो हमारा जो राजस्थानी संगीत का जो केसरिया बालम आओ न पधारो हमारा देश और घूमर जो नृत्य है राजस्थान का, कालबेलिया नृत्य है, इसका हमने इस तरह से प्रैक्टिस की, इस तरह से तैयारी की कि 2 लाख लोग झूम गए। और उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ आधे घंटे बजाना है, लेकिन जिस अंदाज से भगवान का आशीर्वाद रहा, इतना अच्छा कार्यक्रम गया कि हमें 1 घंटे तक नॉन स्टॉप 2 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। बड़ा खुशनुमा माहौल होता है जब आपको इतने सारे दर्शक एक साथ मिलते हैं और झूमते हैं आपके संगीत प्रस्तुतियों के साथ में। मुझे याद है कि पेरिस जब मैं आया था, यूरोप जो बड़ा फेस्टिवल होता है, बुक फेयर जो होता है उसमें जी, तब भी मैंने आपको देखा था कि वहाँ पर आपने प्रस्तुति राजस्थान की दी थी और राजस्थान की जो खास आव भगत की परंपरा है उसको आपने जीवंत किए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के प्रति किस तरह का आकर्षण बाहर विदेशों में है और दूसरी जो लोक कलाएं उनसे इतर जो राजस्थान को आप किस रूप में देखते हैं वहाँ पर? जी, खासकर राजस्थान का स्थान, जब हम राजस्थान की बात विदेशों में कहते हैं, जैसे गोरे लोग होते हैं या जो बाहर रहते हैं, जब राजस्थान ये महाराजाओं का देश है, ये यहाँ पर कलाओं का देश है, तो राजस्थान की जब बात चलती है भारत में तो एक अहम स्थान है, एक बड़ा स्थान है और बहुत खुश होते हैं। लोगों के जो इमेजिनेशन है, जो राजा महाराजाओं के महल हैं, गढ़ हैं, कलाकार हैं, तो ये बहुत ही मेरे को लगता है कि जो राजस्थानी संगीत का एक बहुत ही अच्छा स्थान है और लोग बहुत उसको प्रेम देते हैं, प्रशंसा करते हैं और बहुत लाइक करते हैं। 24 सालों में 7 माह ऐसे होते हैं हर साल के जब आपका समूह जो संगीत समूह जो है दौरे पर रहता है जी, तो बहुत व्यस्तता नहीं रहती और उसमें फिर तैयारी भी करनी होती बहुत सारी आपको? देखिए, मेरा जीवन पूरा राजस्थानी लोक कला, संगीत और संस्कृति को समर्पित है। जैसे कि मेरा नाम रईस भारती है, भारतीय और हिंदुस्तानी होने पर मुझे गर्व है और मेरा पूरा जीवन समर्पित है। और मेरे कलाकारों के साथ जो राजस्थान से जाते हैं उनके साथ हम साथ रहते हैं और गांव-गांव जाते हैं, ढाणी-ढाणी जाते हैं, देश-देश जाते हैं और लोगों को नूता देते हैं। कार्यक्रम के बाद जब कार्यक्रम देखते हैं विदेशों में हमारे लाखों हज़ारों लोग, कहते हैं कि जब कार्यक्रम के बाद कहते हैं क्या बात है, आपने तो बिना प्लेन के हमें अपने देश लेके गए हैं, और यही नूता देते हैं कि आओ ने पधारो हमारे देश। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बगैर विमान के जो है आप वहाँ के लोगों को सैर करा देते हैं राजस्थान की। और संगीत की ही खास बात भी होती है कि संगीत सरहदों को नहीं मानता है, संगीत सरहदों से पार होता है, मजहब से पार होता है। और वहाँ पर कोई खास बात होती है तो यह होती है कि मंत्रमुग्ध करने की क्षमता होती है लोक संगीत में। राजस्थान का लोक संगीत ऐसा ही जिसमें कंठ दर कंठ लोक कलाकारों ने मिठास घोली है। रईस भारती जी, आपसे बात करते समय पता नहीं लगता, एक खास बात मैं और जानना चाहता हूँ कि फ्रांस के रॉक स्टार है मैथ्यू शैदित जी, उनके साथ खास तौर से आपने एक प्रस्तुति की जिसमें राजस्थान का लोक संगीत और वहाँ का जो फ्रांस का जो लोक संगीत है उसको फ्यूजन उसका एक प्रकार से किया, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। देखिए, फ्रांस के जो रॉक स्टार है मैथ्यू शैदित आज के सबसे प्रसिद्ध कलाकार है, सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रॉक स्टार है फ्रांस के। जब वो कार्यक्रम देते हैं तो पूरे स्टेडियम्स फुल हो जाते हैं। तो उन्होंने हमें हमारे धोत ग्रुप का एक कार्यक्रम, उनकी माता जी थी, उन्होंने एक कार्यक्रम एक बड़े फेस्टिवल में देखा था। तो उन्होंने कहा कि हम एक वर्ल्ड म्यूज़िक का एक टीम बना रहे हैं और हम चाहते हैं भारत से हमारे ग्रुप को आमंत्रित किया। और वर्ल्ड म्यूज़िक डे होता है फ्रांस में, वो दिन 21 जून का होता है। तो मैथ्यू शैदित जो रॉक स्टार है उन्होंने हमें आमंत्रित किया। ये पहला राजस्थानी ग्रुप है जो धोत ग्रुप जो आमंत्रित किया, और रॉक स्टार के साथ जब हमने बजाया साथ, और लोगों को लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थानी संगीत भी रॉक म्यूज़िक जो प्योर रॉक संगीतकार हैं उनके जॉनर के साथ मिल सकते हैं, किस तरह से हम समन्वय बना सकते हैं, किस तरह हम एडेप्ट कर सकते हैं। और जब हमने ये कार्यक्रम किया
तो लोगों ने बहुत पसंद किया और ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स में करीब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने 3 घंटे में देखा। और जो उनके कमेंट हम देख रहे थे रॉकस्टार के साथ कि वी वांट टू गो टू राजस्थान, हम राजस्थान जाना चाहते हैं, और कहते थे ये हमारे लिए एक जादू सा लग रहा है कि संगीत किस तरह से हम एक भाषा नहीं बोलते हैं और एक देश से नहीं है, एक रंग नहीं है, लेकिन संगीत के जरिए हमारे दिल मिले हुए हैं, और दिल और संगीत जब साथ मिलते हैं तो कोई सी भी दुनिया हो वो हमें ज़रूर आशीर्वाद देती है और प्रेम देती है। आपका जो संगीत समूह उसके साथ भी है कि वहाँ पर सांगीतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ लोक नृत्य की भी प्रस्तुतियाँ बहुत सराही जाती है जी। तो कौन से ऐसे खास लोक नृत्य जिनको यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है राजस्थान के, जो आपके समूह ने प्रस्तुत किए? खासकर जो लोक नृत्य हम जो धोत के साथ करते हैं वो है घूमर, जो पुराने समय में सामूहिक जो हमारा होता है, जो लोक नृत्य करते हैं घूमर में, जिसमें हम राजस्थानी जो महिलाएं यहाँ से जाती, जो कलाकार जाते हैं घूमर, और हमारा जब लाइव कॉन्सर्ट होता है, जो रिदम होता है, गाने के जो इतने सुरीले कलाकार राजस्थान के जो जाते हैं, और गायन वादन और नृत्य का जब एक साथ मिश्रण होता है, तो और जो हमारी वेशभूषाएं हैं राजस्थान की, उनको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है। एक और बात, जब आपने ये बात कही तो मुझे याद आ रहा है कि जिप्सियों ने बहुत बड़ा काम किया है पूरी जो विश्व की लोक संस्कृति है उसको प्रसारित करने का। क्वीन जिप्सी के साथ भी आपका बहुत खास तौर से एक प्रोग्राम जो रहा है, चर्चित रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, जब मैं राजस्थान से गया था तो मुझे पता नहीं था, जब मैं रोमानिया गया, हंगरी गया, मैसिडोनिया गया, यहाँ तो जिप्सी बहुत सारे हैं। हाँ, स्पेन, ये मेन जगह है जहाँ पर जिप्सीज रहते हैं। तो क्या हुआ, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है कि आप हिंदुस्तान से, भारत से, राजस्थान से हैं, आपके पूर्वज हमारे पूर्वज हैं, और आप जिप्सीज की जो ओरिजिनेटेड है वो राजस्थान से हैं। तो मुझे ही पता नहीं था, तो मैंने कहा कैसे? तो बोलते हैं अपने जो शब्द हैं मुंह, नाक, बाल, कालो, तो आज भी वो वही भाषा बोलते हैं। और जिप्सियों का जो संगीत है, हमारा जो लोक कलाकारों के जो वाद्य होते हैं और जो हमारा स्टाइल है गाने का, जैसे लंगा है, मंगनियार है, ढाडी है, दमामी है, जो उनका जो अंदाज है गाने का, आलाप करने का, और जो हम मात्राओं रिदम का यूज़ करते हैं, खैरवे दादरे का, उनका सेम है। तो मैंने उनको सुनकर मैंने कहा यार ये तो क्या बात है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो जिप्सियों के साथ हमने एस्मा रेजापुआ, क्वीन ऑफ मैसिडोनिया, रोमानोद्रोम और तराव द हाइदुक जो रोमानिया है के कलाकार, उनके साथ हमने राजस्थान, रोमानिया, हंगरी और मैसिडोनियन जिप्सीज के साथ हमने एक कार्यक्रम बनाया और हमने कार्यक्रम किया। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे कार्यक्रम के बाद जब हम सब एक साथ मिले, अलग अलग जो जिप्सीज दुनिया के हैं और हमारे समूह के साथ, तो लोगों ने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आज भी 1000 साल पहले इनको सबको देखें तो आज हम उनको जोड़ सकते हैं किस तरह से ये माइग्रेट होकर यहाँ तक आए थे। बहुत सुंदर बात आपने कही कि किस तरह से यहाँ से जो लोग पूर्वज जो गए और उन्होंने संगीत की, राजस्थान की विरासत को अभी तक सहेज रखा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप उन समूह से मिलकर राजस्थान को वहाँ पर गुंजरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें हम लोग जी, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, मैक्रो जो है, और उनका बहुत खास तौर से राजस्थानी अंदाज में अभिनंदन और स्वागत किया गया था जी। ऐसा ही 2015 में नरेंद्र मोदी जी के साथ भी जब फ्रांस गए थे तो उनका खास तौर से अभिनंदन किया गया था। उस समूह में भी आप सम्मिलित थे जिन्होंने सांगीतिक रूप से वहाँ पे स्वागत किया था। तो एक प्रकार से फ्रांस के प्रतिनिधि के रूप में आपने उनका स्वागत किया। जी, उस समय मेरे समूह के साथ मैं फ्रांस था, तो फ्रांस भारत के राजदूत जो एम्बेसी है वहाँ की, उन्होंने आमंत्रित किया कि 2015 में म्यूज़े द लूव्र, जो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है फ्रांस के अंदर पेरिस में, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब पहुँचे वहाँ स्वागत समारोह में, तो उनके स्वागत समारोह में हमारे समूह ने कार्यक्रम दिया। और हाल ही में जुलाई में नमस्ते फ्रांस इसका आगाज़ हुआ था, जो हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर नमस्ते फ्रांस और नमस्ते इंडिया का जो किया था। नमस्ते फ्रांस के ओपनिंग सेरेमनी में हमारे समूह को आमंत्रित किया गया था और हमने राजस्थान को वहाँ पर का प्रतिनिधित्व किया। कैसा लगा, कोई खास प्रतिक्रिया रही वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की? देखिए, जब हमने कार्यक्रम किया तो हमारे लिए, देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जहाँ जाते हैं वहाँ पूरे विश्व में उनकी चर्चा होती है। और
खासकर ये जब कार्यक्रम के बाद जब हम मोदी जी को सुन रहे थे तो आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, सभी जितने भी भारतीय वहाँ थे, कि आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी भारतीय हैं आपसे निवेदन है कि हर भारतीय 4 लोगों को भारत आने के लिए आमंत्रित करेंगे। उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ और जब भी जाता हूँ, जहाँ कॉन्सर्ट करते हैं तो कहते हैं हम सबको कि आप सभी हमारे राजस्थान आइए और हमारे राजस्थान को देखिए, और राजस्थान के जब गुणगान करते हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। लंदन की महारानी जो है, उनकी जब डायमंड जुबली हुई थी 2009 में जी, उसमें भी आप खास तौर से मौजूद थे। जी हाँ, जो क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था तो ये लंदन हाइड पार्क में हुआ था और राजस्थान से हमारे समूह का उन्होंने चयन किया था, क्योंकि बहुत ही बड़ा विराट समारोह था। तो हमें बहुत अच्छा लगा जब हम वहाँ गए, और मेरा एक समूह है जयपुर महाराजा ब्रास बैंड, उस ब्रास बैंड के साथ और समूह के साथ हम जब गए वहाँ पर तो लोगों ने बहुत प्रशंसा की और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की सीमा रहती है उसमें, कि संक्षेप में बात करूँगा कि धोद आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है। जी, तो धोद आपका गांव रहा है, मूल गांव? जी, मेरे पूर्वज जो धोद गांव से आए थे, सीकर के पास। उसी से आपने नाम, संगीत समूह का नाम धोद बना लिया आपने? जी, ये छोटा सा गांव है सीकर के पास, वहाँ से हमारे पूर्वज आए थे। उस गांव को जिंदा रखने के लिए, उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए मैंने धोद ग्रुप की स्थापना की। आपकी विरासत को सहेजने के लिए आपका बेटा भी तबला बजाता है, वो भी कुछ ऐसा ही काम करने के लिए अग्रसर है? जी, मेरा बेटा आफरीदी भारती अभी 16 साल का है, जो मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी शिक्षा ले रहा है यहाँ पर, और हाल ही में आफरीदी भारती ने तबले का कार्यक्रम उज्बेकिस्तान में किया है और फ्रांस में किया है और उस कला को आगे बढ़ा रहा है। एक और बात की, लोक संगीत के भविष्य को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मेरा मानना है जो लोक संगीत और लोक वाद्य, लोक नृत्य हमारे राजस्थान और देश की पहचान है, और आज मैं मानता हूं कि अगर हम सब मिलकर उसको सजो के रखेंगे तो आज हमारी पहचान, हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं। चाहे दुनिया के आप प्रयोग कुछ भी करें, लेकिन हमारी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। खास बात यह भी है रईस भारती जी कि उन्होंने राजस्थान के लोक संगीत को विश्व भर में प्रसारित करने का कार्य किया है। ये बात बहुत सत्य है कि लोक है तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। लोक जड़ों को जीवंत करता रहता है। आधुनिकता कितनी भी आंधी आ जाए, लेकिन लोक का आलोक हमें सदा उज्जवल राहें दिखाता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें संगीत की हुई, नृत्य की हुई, और लोक कलाओं को कैसे विदेशों में आधुनिक दृष्टि से प्रसारित किया जा सकता है, इसके बारे में भी रईस भारती ने बहुत कुछ बताया। रईस भारती जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने का स्वीकृति प्रदान की। आगे ऐसे ही और कलाकारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। संवाद से जुड़े रहिएगा। संवाद तमाम उन कलाओं को आगे लाने का प्रयास करता है जो लुप्त प्राय हो रही है, बल्कि उन कलाओं को कैसे आधुनिक रूप दिया जा रहा है, उसके जो कलाकार हैं उन कलाकारों से मैं आपको निरंतर रूबरू कराते हैं। जुड़े रहिए संवाद से। अगली बार फिर किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे।